इतिहास से डरने वाले लोग कभी इतिहास को रचते नहीं, और जो इतिहास रचते हैं वो इतिहास से कभी डरते नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने इस देश को अपने बाप की जागीर समझ लिया था, उन्होंने इतिहास को पूरी तरह से मिटा भी दिया और अपने हिसाब से लिख भी दिया, ताकि आपको उचित इतिहास ना पता चले। जो कांग्रेस आज लोकतंत्र की दुहाई देते घूमते हैं, उसी कांग्रेस ने लोकतंत्र का ऐसे गला घोटकर हत्या कर दिया था। यह इतिहास आज से ठीक 50 वर्ष पूर्व लिखा गया था, लेकिन आज ये हर एक बच्चे के जुबान पर होना चाहिए, लेकिन किसी को इसके बारे में पता तक नहीं है। एक बार अपने बाप दादों से पूछो, आज से ठीक 50 वर्ष पूर्व ऐसा क्या हुआ था कि पूरे भारत का लोकतंत्र की हत्या हो गई थी, लोकतंत्र किसी कूड़े में पड़ा था और संविधान अपनी आखिरी दिन को गिन रहा था। हम बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी के 1975 के इमरजेंसी के बारे में। इंदिरा गांधी के इतिहास के बारे में जब मैं बात करता हूं तो मुझे सुनाई देता है स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन का वो टाइटल, जिसे सुनने के पश्चात खून खौलने लगता है। ये लाल रंग केवल रंग नहीं, अपितु उन सैकड़ों लोगों की हत्याओं का लाश है, जिसके लाश के ऊपर बैठकर अपनी गद्दी पर बैठने वाली इंदिरा गांधी को मैं कभी स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन मान नहीं सकता हूं। मासूम लोगों की नसबंदी करवा के, उनके शरीर को इन्फेक्ट करवा के उनके प्राण लेने वाले और अपनी पगलाए हुए बेटे की सनक को सुनकर सारे निर्णय को उसके साथ मिलकर लेने वाली इंदिरा गांधी को मैं कभी स्ट्रांग नहीं मान सकता। एक संजय गांधी जो अपनी सनक के कारण अपनी मां का उपयोग करते हुए भारत के शासन के अंदर दखलंदाजी करता है और पूरे भारत के वर्तमान एवं भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, मैं उस इंदिरा गांधी को स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन नहीं मानता हूं। लोक व्यवस्था की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाने वाली, संविधान को कूड़े के भाव बिकने वाली एवं सुप्रीम कोर्ट के सारे निर्णय को बदल कर रखने देने वाली अगर इंदिरा गांधी स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन है, तो इतिहास के लिए सबसे बड़ी तौहीन की बात है, क्योंकि इस देश के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन की यह व्याख्या मैंने आज तक नहीं सुनी थी। जो इतिहास आपसे हमसे छुपाया गया, उस इतिहास के पन्नों को खोलने का अब समय आ गया है। इंदिरा गांधी को समझने के लिए पहले हमें भारत के प्राचीन इतिहास को समझना पड़ेगा। पुत्र मोह के कारण भारत ने बहुत सारे युद्ध देखे, रामायण देखा, महाभारत देखा और वर्तमान में इंदिरा गांधी का शासन भी देखा। पुत्र के मुंह में आकर इंदिरा गांधी ने किस प्रकार से अपने इतिहास को पूरी तरह से कलंकित कर लिया, ये शायद आज के लोग बोलने से डरते हैं। लेकिन पिता को देखने के पश्चात, राजनीति में दिलचस्पी लेने के पश्चात जब यह बात पता चल गई थी कि फिरोज के साथ निकाह होने के बाद उनके सरनेम के ऊपर तौहीन होगी, इतिहास फिर से चर्चा करेगा, तो पता नहीं फिरोज का सरनेम अचानक से गांधी कैसे हो गया और फिरोज के साथ शादी करने के पश्चात इंदिरा गांधी बन गई। इंदिरा ने राजनीति के अंदर कदम उठाया और राजनीति का बहुत ही बड़ा हाथ ले लिया, लेकिन पिता के साथ उनके संबंध कुछ अच्छे से नहीं थे। लेकिन बात यहां पर समाप्त नहीं होती है। पति का मृत्यु हो जाता है, पिता का मृत्यु हो जाता है और उनके पुत्र के जन्म होता है, जिसका नाम है संजय गांधी। संजय गांधी केवल इतिहास का वो नाम नहीं है जो इंदिरा गांधी के इतिहास को खराब करता है, अपितु पुत्र मोह का वो सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब आपके लिए आपका राष्ट्र नहीं, आपका पुत्र आपसे सबसे ऊपर हो, तब राष्ट्र को आपकी जरूरत नहीं होती है। और पुत्र मोह में फंसी हुई इंदिरा गांधी ने अपने इतिहास को कलंकित करना आरंभ कर दिया। अब इंदिरा के उन गलतियों को समझते हैं जहां से आपातकाल को आरंभ किया गया। गरीबी हटाओ का नारा लगाने वाली इंदिरा गांधी 1971 के उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जीतने का निश्चय करती है, चुनाव लड़ने का नहीं, जीतने का निश्चय करती है, क्योंकि गरीबी हटाओ का नारा देने वाली इंदिरा गांधी गरीबी नहीं, गरीब को हटाने के लिए आई। सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट राजनारायण इंदिरा गांधी के विरुद्ध में खड़े थे। उनको पता था कि इंदिरा गांधी को टक्कर देना आसान नहीं होगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इंदिरा गांधी यहां पे लड़ने नहीं, इंदिरा गांधी यहां पर केवल जीतने आई है। मैंने पहले ही कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ रही थी, वो जीत रही थी और इसके पीछे का कारण आगे पता चलेगा। 552 लोकसभा सीट में से कांग्रेस ने 352 लोकसभा सीट्स को जीता, जिसमें से इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली से भारी बहुमत के साथ अपनी जीत को प्रस्थापित किया। लेकिन एक मिनट, दाल में कुछ काला जरूर है। राजनारायण को जैसे ही पता चला कि दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है, राजनारायण सीधे पहुंचते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के पश्चात। इलाहाबाद कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल करने के पश्चात राजनारायण की तरफ से लड़ रहे थे शांति भूषण। हैरानगी होगी सुनकर आपको, शांति भूषण वही है जो आगे चलकर भारत के कानून मंत्री बनते हैं। शांति भूषण ने एक के बाद एक आरोप इंदिरा गांधी के ऊपर लगाना आरंभ कर दिया। सबसे पहला आरोप यह था कि यशपाल कपूर, जो कि भारत सरकार का एक अधिकारी था, उसे इलेक्शन कमीशन में नियुक्त किया गया। कारण क्या था? फायदा हो सके। यहां तक कि इलाहाबाद के एसपीडीएम का भी यूज किया गया था, भारत के वायुसेना का भी उपयोग किया था। इतना ही नहीं, स्वामी अद्वैतानंद को 50,000 रुपए की रिश्वत दी थी ताकि राजनारायण का वोट काटा जा सके। गरीबों को शराब और कंबल बांटे गए थे। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी ने अधिकतर पैसे खर्च किए। जो सीमा तय की जाती है, उस सीमा से आगे चलकर इंदिरा गांधी ने इस इलेक्शन में भर भर के पैसे उड़ाए थे और जिसके पश्चात उनकी जीत यह सुनिश्चित थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा 12 जून 1975 को अपना निर्णय सुनाता है कि सरकारी मालमत्ता का उपयोग इलेक्शन जीतने के
के लिए करने वाली इंदिरा गांधी आरोपी साबित होते हैं। बाकी के सारे आरोप खारिज कर दिए गए, लेकिन इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप लगा कि सरकारी मालमत्ता का उपयोग इलेक्शन जीतने के लिए किया। निर्णय आया, इंदिरा गांधी अगले 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकती। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस निर्णय के पश्चात कांग्रेस की बहुत बड़ी एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई जाती है। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा देने वाले उस समय के तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष बीके बरुआ एक सुझाव देते हैं। वो प्रस्ताव में ये कहते हैं कि वो स्वयं देश के प्रधानमंत्री बन जाए और कांग्रेस के अध्यक्ष पद के ऊपर इंदिरा गांधी विराजमान हो जाए। 6 साल तक हमारे पास सत्ता रहेगी, उसके पश्चात हम चुनाव जीतकर वापस से आपको प्रधानमंत्री बना देंगे, या सुप्रीम कोर्ट तक निर्णय जाने तक हमारे पास सत्ता बनकर रहेगी और विपक्ष कुछ नहीं करेगा। सुझाव एकदम उत्तम था, लेकिन तभी अचानक एंट्री होती है कांग्रेस के सबसे लाडले और इंदिरा गांधी के सुपुत्र संजय गांधी की। चुटकियों की जोर पर बात करते हुए वहां बैठे सारे दिग्गज नेताओं का अपमान करने वाले संजय गांधी एक के बाद एक आरोप सारे नेताओं के ऊपर लगा रहे थे। उन सभी की शॉर्ट में बताऊं तो औकात बता रहे थे। वो पूरा का पूरा मीटिंग सभागृह एकदम मौन था, क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति बैठी हुई थी जिन्हें गूंगी गुड़िया क्यों कहा जाता था वो सबको समझ में आ गया। इंदिरा गांधी अपने पुत्र मुंह में एक शब्द निकाल सकी और आखिरकार संजय गांधी ने सब कुछ अपने हाथों में ले लिया और यहीं से आरंभ होता है आपातकालीन का नंगा नाच। संजय गांधी ना ही एमएलए था और ना ही एमपी था, लेकिन फिर भी उसकी बात को इस तरीके से माना जा रहा था मानो वो देश का प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री नहीं था तो क्या हो गया, उसकी मां तो प्रधानमंत्री थी। देश पूरी तरह से खिलवाड़ का रूप ले चुका था, जहां एक मां बेटा अब देश के साथ क्या करने वाले थे जो कभी किसी लोगों ने सोचा तक नहीं था। संजय गांधी के कहने पर इंदिरा गांधी सीधे जाती है सुप्रीम कोर्ट में, याचिका दाखिल करती है। 24 जून 1975 के दिन अय्यर साहब जो कि जस्टिस उस समय के थे, उन्होंने हाईकोर्ट के निर्णय को खारिज नहीं किया, अपितु ये कहा कि आप प्रधानमंत्री रह सकती है लेकिन आप सांसद के रूप में मतदान नहीं कर सकती। लेकिन इंदिरा गांधी को यह मंजूर नहीं था। अब शुरू होता है वो रात जिस रात को आपातकालीन आरंभ हुआ। आपातकालीन लगाने की घोषणा पत्र के ऊपर सिग्नेचर कर दिया। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, किसके कहने पर वो राष्ट्रपति बने थे ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन इतना अवश्य समझ गया कि संजय गांधी और इंदिरा गांधी के भेंट के पश्चात केवल कुछ मिनटों के क्षण में ना कोई प्रस्ताव सामने आया, ना ही संसद में इसके बारे में बात किया गया। आधी रात को 12:30 बजे के प्रहर में ही इंदिरा गांधी के कहने पर और संजय गांधी के इशारों के ऊपर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकालीन के लेटर के ऊपर सिग्नेचर करते हुए घोषणा कर दी। 25 जून 1975 की सुबह की 6 बजे इंदिरा गांधी ऑल इंडिया स्टेशन रेडियो के ऊपर पूरे देश को बताती है, भाइयों और बहनों आपातकालीन लग चुका है। यह आपातकालीन कोई मामूली आपातकालीन नहीं था, क्योंकि इस आपातकालीन के अंदर भारत का भविष्य ही नहीं पूरा का पूरा वर्तमान भी खराब होने वाला था। और यह बात उस प्रकार के नेता जो थे जयप्रकाश नारायण, उनको भली भांति पता था। जयप्रकाश नारायण दिल्ली के रामलीला मैदान में सभी मोर्चा के साथ जाते हैं और सक्षम तरीके से आंदोलन करते हैं। जयप्रकाश नारायण जी के साथ थे लाल कृष्ण अडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मोरारजी देसाई, कृपलानी जी, चंद्रशेखर जी, एक से एक बड़े दिग्गज नेता इसके विरोध में खड़े होते हैं। लेकिन जो विरोध में खड़ा हुआ उसे पकड़ो और जेल में ठूस दो। इंदिरा सिंहासन खाली करो, ये आवाज देश भर में गूंज रही थी, लेकिन जिसके मुंह से ये आवाज निकलती उसे सीधे जेल में ठूस दिया जाता। आज हमारे देश में ऐसी लोक व्यवस्था नहीं है कि आज अपने प्रधानमंत्री को कुछ कहे तो हमें सीधे जेल में ठूस दिया जाएगा, लेकिन उस समय ऐसे निर्णय लिए गए। इंदिरा गांधी की आपातकालीन में 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 11 लाख लोगों को जेल में रातों रात ठूस दिया गया था। और ये 11 लाख देश के कोई दुश्मन नहीं थे, अपितु विपक्ष के नेता थे और सारे प्रमुख नेता थे। उन सभी नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर काम करने वाले, इनके विरोध में बात करने वाले पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा गया। प्रेस मीडिया जो भी इनके विरोध में लिखने का थोड़ा सा साहस कर रही थी, उन्हें उठाओ और सीधे जेल में ठूस दो। आज जो लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुहाई देते हैं, उन्होंने कभी भी आज तक आपातकालीन पर इस सनकी मां बेटे के बारे में कभी लिखने का साहस नहीं किया। आपातकालीन के अंदर 11 लाख लोग देश को चलाना था, ना कि अपने घर का कारोबार चलाना था। सत्ता जब शीर्ष पर चढ़ जाती है तो पूरी तरह से दिमाग को हिला कर रख देती है, और यही हिला हुआ दिमाग संजय गांधी था। वो इतना सनक चुका था कि सामने वाले व्यक्ति को वो व्यक्ति नहीं अपितु जानवर से तुलना करने लगा था। उसके लिए गरीबी हटाओ ये नारा नहीं, गरीब को ही हटा दो, गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी, ये पूरी तरह से उसे वास्तविकता में लाना था। इसके लिए उसने इस इतिहास का सबसे कठोर निर्णय हमारे ऊपर थोप दिया, जो कि था नसबंदी का। जो गरीब महिला अपने पति को नसबंदी के लिए लेकर आएगी उसे पैसे दिए जाएंगे, बर्तन इत्यादि दी जाएगी, यानी कि लोभ दिया गया। और इस लोभ के वश में लोगों का जबरन पकड़ पकड़ कर, जो नहीं चाहते थे वो सीधे गाड़ियों में भर भर कर इनकी नसबंदी कराना आरंभ कर दिया। और इस नसबंदी की वजह से लोग इफेक्ट होकर कई लोगों की मौत हो गई। ये मौत साधारण नहीं थी, ये संजय गांधी द्वारा किए गए भारतीयों की हत्या थी, जो सरेआम गांव में गाड़ी घुस घुस कर आपके सामने आपके पति की नसबंदी करके हफ्ते 2 हफ्ते में आपके पति को मृत्यु शैया पर बैठा रहा था। इसमें कितने ही मासूम लोगों की जान चली गई। क्या इंदिरा गांधी ने इसके लिए माफी मांगी? नहीं। संजय गांधी ने माफी मांगी? नहीं। 25 जून 1977 से आरंभ हुआ आपातकाल और 21 महीनों के पश्चात यानी कि मार्च 1977 में जाकर
अंतिम होता है। 21 महीनों के अंदर जो नंगा नाच पूरे देश ने अपनी आंखों के सामने देखा था, उस पीड़ा को हम शब्दों में कहीं बांध ही नहीं सकते। संजय गांधी की सनक से सब कुछ परेशान हो चुके थे, यहां तक कि इंदिरा गांधी को भी समझ में आ चुका था कि पुत्र मोह में और कितना ज्यादा मुझे गिरना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास वीरों का होता है, ना कि कमजोरों का। और इतिहास ये समझ चुका था कि इंदिरा गांधी पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। अपने पुत्र मोह के भीतर में संजय गांधी जो चाहे वो कर सकता था, जो निर्णय चाहे वो ले सकता था। ना कोई एमएलए, ना कोई एमपी, अपेतु संजय गांधी ही सबका बाप बन चुका था। और इंदिरा गांधी इस बात को समझ गई थी, पूरा देश उसे कोस रहा था और इंदिरा गांधी के अंदर से शायद ममता जागी होगी, शायद। लेकिन उन्हें कोई अफसोस नहीं था कि आपातकालीन मैंने लगाया, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन से कारण थे, कौन से नहीं थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से 21 महीने के पश्चात में आपातकालीन खत्म हुई। संजय गांधी के साथ बातचीत कम हो गया और संजय गांधी इसी गुस्से के साथ जब हवाई जहाज उड़ाता है तो प्लेन क्रैश में उसकी मौत हो जाती है। उसके मौत के पश्चात पूरे देश में ढोल, लड्डू, नगाड़े बजाए गए। आखिरकार लोगों को मारने वाला स्वयं ही जल के राख हो गया। इंदिरा गांधी उस दिन अपने कार में फूट फूट कर रोई थी, तब उसे रोना नहीं आया जब मासूमों को पकड़ पकड़ कर उनकी नसबंदी की जा रही थी। 21 महीनों तक देश अपने आप को जेल में बंद किए मुताबिक जी रहा था, तब उनके नेत्रों में आंसू नहीं छलके, लेकिन अपने बेटे की मौत पर आंसू अवश्य छलके थे। मुझे हंसी भी आ रही है और तरस भी आ रहा है, क्योंकि संविधान बचाओ का नारा देने वाले, भारत जोड़ो यात्रा का नारा देने वाले और इस देश के अंदर अपने आप को संविधान रक्षक कहने वाले, जब संविधान को इसी तरीके से ताक पर रख दिया गया था, आए दिन संविधान के सारे नियमावली को तोड़ मरोड़ कर उसे अपने वश में कर लिया गया था, वो कभी भी आपातकाल के लिए देश से क्षमा नहीं मांगे। आज 50 वर्ष पूर्व हो चुका है, लेकिन 50 वर्ष से कांग्रेस के इतिहास में आज तक किसी ने भी आपातकाल के लिए पूरे देश से हाथ जोड़कर, नाक रगड़कर किसी ने क्षमा नहीं मांगी है, क्योंकि इनके रगों में आज भी वही खून दौड़ रहा है जो खून संजय गांधी के रगों में दौड़ रहा था। एक सनक और एक माता का पुत्र मोह, ये पूरे देश को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। इतिहास अपने आप को पुनरावृत्ति अवश्य करवाता है और मेरे सामने वही मां है और वही बेटा वापस से हमारे नेत्रों के सामने खेल रहे हैं। लेकिन अब आपको समझना है कि सत्ता किसके हाथों में जानी चाहिए और सत्ता किससे वंचित रहनी चाहिए, क्योंकि संविधान को बचाना है तो पहले इनसे बचाओ और इतिहास अपने आप को दोहराता अवश्य है। ये बात सदैव स्मरण रखना। आज पूरे 50 वर्ष हो चुके हैं आपातकालीन की। आप सभी संविधान रक्षकों को बहुत बहुत बधाई हो। अब अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं सनातनियों, तब तक के लिए इस जहर के साथ जिए। अगले वीडियो के अंदर इससे दोहरा इतिहास लेकर आऊंगा और बताऊंगा हमारे देश को किसने कब और कैसे अपमानित किया। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।